टेक का आदमी मलेशिया में अनंत कृष्णन, उसका मैक्सिस कंपनी को एयरसेल कंपनी देने के लिए जिसके पास था उसको मजबूर किया, तो वो भी रास्ते में है, कभी भी चले जाएगा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने दस्तावेज मिलने लगे सुप्रीम कोर्ट के दया से, जो डॉक्यूमेंट्स मिलने लगे उसमें मैंने देखा कि 2003 में एनडीए सरकार ने कैबिनेट का एक रेजोल्यूशन पास किया। उसमें कहा कि ये जो स्पेक्ट्रम मामला है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है और इसमें कैबिनेट में डिस्कशन नहीं हो सकती, इसीलिए 2 मंत्री तय करें, एक टेलीकॉम मंत्री और एक फाइनेंस मिनिस्टर। ये जो तय करेंगे वही फैसला, कैबिनेट को पूछने की जरूरत नहीं। हो सकता है प्रमोद महाजन की प्रभाव इतनी थी तो ये पास किया होगा, अब उसकी भी जांच चल रही है, पता नहीं क्या निकलेगा उसमें से, परंतु ये फैसला हुआ था। तो यदि ये फैसला हुआ है कि स्पेक्ट्रम का दाम 2 मंत्री तय करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर और टेलीकॉम मिनिस्टर, तो 2008 में तो राजा था टेलीकॉम और चिदम्बरम था फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये क्या कर रहा था? तो मैंने डॉक्यूमेंट्स मंगवाई और आश्चर्य होता देखा कि सब जगह चिदम्बरम का भी दस्तखत है। जो भी राजा ने फैसला किया वो चिदम्बरम ने सहमति दे चले। प्रधानमंत्री ने एक दिन भूल से कह दिया पार्लियामेंट में कि मैं क्या कर सकता हूं दाम के बारे। एनडीए सरकार ने 2 मंत्रियों को अधिकृत किया था, 2 मंत्रियों ने फैसला करके मुझे आकर बताया और मैंने सुन लिया। इससे मैं ज्यादा नहीं कर सकता था, यही उनका फैसला था, यही सरकार की फैसला हो गई थी। तो धीरे धीरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने लगे और मैंने देखा कि राजा और चिदम्बरम के बीच में 2-4 मीटिंग्स हुए थे, उसकी मीटिंग मिनट्स भी मिल गए, जहां ये चिदम्बरम राजा को सिखाना है कैसा, क्योंकि राजा थोड़ा बुद्धू है, चिदम्बरम महाचोर है, तो उसको पता था क्या करना है, तो ये बता रहा था कैसे करो ऐसे करो। उसी ने दाम 2000 दाम की उसको सुझाई थी। और फिर मैंने ये भी देखा कि राजा उसको एक दिन कहता है, एक फाइल नोटिंग में है, राजा ने खुद उस फाइल नोटिंग को लिखी है, उसने ये राजा ने चिदम्बरम को कहा कि ये जो टेलीकॉम ये स्वान है और यूनिटेक है, इनको बेचने के लिए मैं कैसे दूं, यहाँ तो 3 साल का प्रतिबंध है। तो फाइल नोटिंग में लिखता है राजा, मुझे नहीं पता था, पर चिदम्बरम ने मुझे सिखाया कि ओपन सेल का नाम मत लिखो, शेयर डाइल्यूशन के नाम पर आप सारा शेयर बेच सकते हो, बात तो एक ही बने। तो चिदम्बरम ने उसको सिखाया कि ये जो स्वान और यूनिटेक है ये 8 गुना दाम पर बेच सकते हैं, यानी वो जो नियम है उसको इस रास्ते से, झूठे रास्ते से उनको सिखाया बनाया कैसे बेचा जा सकता है। और यही मैंने देखा कि सीबीआई के पास जो फाइल्स उन्होंने गवर्नमेंट को दी, कोर्ट को दी, उसमें एक फाइल को छिपा के रखा और मुझे पता लग गया। तो मैं परसों गया कोर्ट में और कहा कि ये फाइल मुझे कॉपी चाहिए, और न्यायाधीश ने सीबीआई को ऑर्डर दिया कि स्वामी को एक सर्टिफाइड कॉपी आपको देना है। सीबीआई ने कहा कि हमें 2 दिन और दो। वो फाइल में तो पूरा चिदम्बरम और राजा के तंदूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में है कि सरकार का अपनी पद का दुरुपयोग करके किसी को या अपने को या दोनों को लाभ पहुंचाए जो राष्ट्र हित में नहीं है, वो 7 साल की सजा होती है उसमें। सेक्शन 13 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट डी ब्रैकेट पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो क्या किया कि लाइसेंस दिया,
जिनको नहीं देना चाहिए, रियल एस्टेट कंपनी को नहीं देना चाहिए था, ये सब है, वो छोटी अपराध है। जो बड़ी अपराध है कि इनको सस्ते दाम पर लाइसेंस दिया और वो उन लोगों ने जाकर बेच दिया विदेशी कंपनी को, वो भी ब्लैकलिस्टेड कंपनीज, एटिसलाट और टेलीनॉर, और इन 2 ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को बेच दी और उनको 8 गुना दाम मिला जो उन्होंने सरकार को दिया था लाइसेंस के लिए। इससे आपने लाइसेंस उनको फायदा पहुंचाया ये अनुमति देकर, और इसीलिए आपने राष्ट्रहित के विरुद्ध में काम किया, राष्ट्रहित के विरुद्ध में आपने काम किया, क्योंकि ये ब्लैकलिस्टेड कंपनीज थे। तो पैसा फायदा पहुंचाना भी और राष्ट्रहित के खिलाफ भी काम किया, ये सीधा बन जाता है। तो 3 तारीख दिसंबर को सुनवाई होगी फिर ट्रायल कोर्ट में, और मैं समझता हूँ उस दिन चिदम्बरम के नाम पर कुछ ऐसा कसेगा कि उसको भी तिहाड़ जेल की तरफ जाना पड़ेगा। इस बीच में मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, कहा कि सीबीआई ने सबके ऊपर जांच कर रही है, पर चिदम्बरम पर नहीं की। जब चिदम्बरम हिस्सेदार है, जो भी आरोप सीबीआई ने इसके ऊपर, राजा के ऊपर लगाई, वो बिल्कुल चिदम्बरम पर लागू होती है। मेरे खिलाफ 2 बड़े बड़े वकील, के वेणुगोपाल, पीपी राव, एक सीबीआई का वकील, दूसरा यूनियन ऑफ इंडिया के वकील, वो दोनों आए मेरे खिलाफ और बहस चली। मैं सिर्फ 3 घंटा मैंने बोला, पर ये 18 घंटे बोले दोनों मिलकर के। और क्या बोले? ये नहीं कहा कि स्वामी के तथ्य गलत है, उन्होंने ये बोला कि स्वामी को यहाँ आना ही नहीं चाहिए क्योंकि चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट के बाद कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग का कोई अधिकार नहीं है, और इसीलिए लक्ष्मण रेखा बांधी है पुराने जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, उसको पार नहीं की जा सकती है। पहले जस्टिस गंगुली ने कहा, देखो सीता लक्ष्मण रेखा नहीं पार करती है तो रावण का वध कभी नहीं होता। और इसीलिए कई बड़े काम के लिए ऐसे नियमों को तोड़ना होता है। लेकिन मैंने कहा कि आप नियम नहीं तोड़ रहे, क्योंकि ये सारे वकील को पता नहीं, देखा नहीं या छिपाया। नरेंद्र मोदी का केस में सीबीआई का ट्रायल ही चालू हो गई थी, चार्जशीट की बात छोड़िए, और कोर्ट ने कहा कि ये जो रूल बनी है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग नहीं कर सकती है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं, एक संशोधन करते हैं, यदि कोई पिटीशन लाए उसको सुनवाई करने के लिए, उस पर सुनवाई करने के लिए हम तैयार होंगे। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिन लोगों इन लोगों ने केस डाली, वही इनके गला पर फंस गई, और ये मेरे लिए फायदा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर्स रिजर्व किए हैं। हो सकता है कि वो लोग कहते हैं 15 नवंबर और 20 नवंबर के बीच में फैसला आएगी, और यदि वो फैसला आएगी, जैसे मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर हो जाएगी, तो उसी दिन इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, और 3 तारीख को इसके नाम पर हम वारंट जारी करवा देंगे। चिदम्बरम का जो बैंक अकाउंट में पैसा है विदेशों में 50,000 करोड़ है। हाँ, इससे ज्यादा सिर्फ सोनिया गांधी का है जो 1 लाख करोड़ है। मेरे पास चिदम्बरम भेजने की खबर आने के बाद, चिदम्बरम जेल जा सकता है ऐसी बात आने लगी अखबारों में, तो मेरा एक मित्र है, वो एक दिन मुझे परसों ही मिलने आया, कहा कि जेल का सुपरिटेंडेंट जो है, जो तिहाड़ जेल का, वो आपके बारे में कंप्लेंट है। मैंने कहा क्या है? कहते हैं वो बावर्ची बिगड़ गया है कि स्वामी सिर्फ मद्रासियों को अंदर भेज रहा है, और ये सब आकर इडली डोसा वड़ा मांग रहे हैं, और मैं जानता नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि उसको थोड़ा सब्र करने बोलो, क्योंकि एक इटालियन आएगी तो इसको पिज्जा और स्पैगेटी बना। देखिए,
बुरा क्यों है करप्शन। ये नहीं कि चिदंबरम ने पैसा बनाया, राजा ने पैसा बनाया, वो तो मैं जानता हूं किसने कितना बनाया। नुकसान हुआ 1,76,000 करोड़ का, जो अनुमान जो एस्टिमेट है मैं मानता हूं उसका, लेकिन रिश्वत है 60,000 करोड़। और राजा को मिलने के बाद उसको समझ में आई कि मैं तो नहीं रख सकता, तो मुझे बांटना पड़ेगा जिन लोगों ने मेरी मदद की। तो उसने सिर्फ 4,000 करोड़ अपने पास रखा। चिदंबरम को 5,000 करोड़ दिया, करुणानिधि को 16,000 करोड़ दिया, क्योंकि करुणानिधि की 3 बीवी हैं तो थोड़ा ज्यादा दिया। और सोनिया गांधी को 36,000 करोड़ रुपया दिया। ये सारा काला धन जो है ये कहां जा रहा है? एक हिस्सा इंडिया में रहता है, एक हिस्सा हवाला के जरिए, जैसे वेंकटेश ने कहा, बाहर जाती है। और जैसे वेंकटेश ने अभी बताया आपको, ये पैसा बैंक में नहीं रहती है। आप जो पैसा आती है वो बैंक पे थोड़ी दिन रखिए, फिर बैंक से निकालिए और गोल्डमैन सैक्स के पास चले जाइए, यूएस फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट के पास चले जाइए, मॉर्गन स्टैनली के पास चले जाइए। इनके पास जाकर इनके काउंटर में ये बोरी रखिए पैसा और अपना पासपोर्ट दिखाइए इंडियन और कहिए कि मैं इंडिया से हूँ, मुझे पार्टिसिपेटरी नोट चाहिए। भारत सरकार ने इन तीनों को अधिकृत किया है पार्टिसिपेटरी नोट देने के लिए। और पार्टिसिपेटरी नोट एक कागज है, उसमें सिर्फ कितना पैसा आपने दिया वही छपा होगा और कुछ नहीं, नाम नहीं होगा, सीरियल नंबर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसमें। उसको लेकर आप इंडिया आइए और रिजर्व बैंक को एक कॉपी दीजिए और कहिए कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट में जाकर उसकी आप इन्वेस्टमेंट करिए, दाम बढ़ेगी ऊपर, क्योंकि इतने पैसा बाहर से आ रही है तो स्टॉक मार्केट ऊपर चले जाएगी। और ऊपर जाने के बाद उसको बेच दीजिए, पैसे में आपको कैपिटल गेन्स मिलेगी। उसको लेकर आपको 30% टैक्स देना होगा और उसके बाद आप उसको डॉलर में रिजर्व बैंक कटिबद्ध है बदल के देने के लिए, क्योंकि पार्टिसिपेट नोट से किया, उसको लेकर आप विदेश जा सकते। ये भी चिदंबरम को पसंद नहीं आई, कहा कि ये क्या है 30% कैपिटल गेन्स टैक्स बहुत ज्यादा है। तो उसने कहा कि जो भी पार्टिसिपेटरी नोट लेकर मॉरिशस आएगा, $1 कंपनी, सिर्फ $1 चाहिए मॉरिशस में कंपनी बनाने के लिए, $1 पेड अप कैपिटल की कंपनी बनाकर वो कंपनी आकर इन्वेस्ट करेगी, तो बेचारा मॉरिशस की मदद करने के लिए सारे कैपिटल गेन्स टैक्स माफ, सो जीरो है कैपिटल गेन्स टैक्स यदि पार्टिसिपेटरी नोट आप मॉरिशस से लाएंगे। इसीलिए अब मॉरिशस जितना अमेरिका इन्वेस्ट कर रही है हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, उससे 3 गुना ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। जिस देश में कुछ नहीं है, सिर्फ गैम्बलिंग कैसीनोज हैं, उस देश का ये हाल है कि वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर रही है। ये सारा हमारे पैसे वहां से जाकर है, इसीलिए ये स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है। मुझे किसी ने पूछा है कि स्टॉक मार्केट गिर गई, क्या कहना है? मैंने कहा कभी भी गिरेगी, कभी भी ऊपर आएगी। आज हमारे देश की स्टॉक मार्केट रिग्ड मार्केट है, ये नेचुरल मार्केट नहीं है। हमारी मिडिल क्लास पसीना निकल रही है, परंतु वास्तविकता है कि चंद ऑपरेटर्स जो पार्टिसिपेटरी नोट्स पर काम करते हैं उसको ऊपर नीचे जाने पड़ते हैं। तो आपका स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेड़ागर्क हो गया है। दूसरा है कि ये पैसा, क्योंकि आपने एक नया नियम बना दिया है मनमोहन सिंह सरकार ने कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग अलाउड इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज। आप खरीद सकते हैं पहले से दाम बता करके, हम इस दाम पर खरीदेंगे, किसान बड़े खुश हो जाता है, दे देता है, तो उसको लेकर वो गोडाउन में रख देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। मार्केट में शॉर्टेज, दाम बढ़ जाते हैं। हमारे देश की नेशनल इकोनॉमी बढ़ रही है 8-9% में, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रही है 16% में। अब 8-9% पर अपनी जीडीपी बढ़ रही है, जिसके माने पूर्ति माने सप्लाई भी बढ़ रही है, नए प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन दाम फिर कैसे बढ़ सकती है? हम तो प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, हम तो पढ़ाते हैं कि सप्लाई बढ़ेगी तो दाम घटेगी, परंतु इंडिया का इकोनॉमिक्स बिल्कुल उल्टा ही है, दाम भी बढ़ रही है, ये काला धन के कारण। कल हो जाए रेड
जमाखोर के इसमें दाम कम हो जाएगा, और कर नहीं सकते क्योंकि ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। और टैक्स लगाएंगे ऊपर, कहते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ा देंगे क्योंकि विदेश में क्रूड ऑयल बढ़ गई, बट क्रूड ऑयल सब करके रिफाइनिंग करके पेट्रोल पंप की कमीशन के भी देख के 26 रुपया बनता है, तो 75 रुपया कैसा हो गया है? ये सारे टैक्सेस हैं। उसमें जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक एजुकेशन टैक्स भी डाली थी 3% की, वो 1 रुपया एजुकेशन नहीं जाता, सब बैंक हमारी बजट की घाटा में जाती है। तो एक तो ये हो गया कि आपका पैसा विदेश में जाकर आपके स्टॉक मार्केट को बिगड़ रही है, दूसरे आपके देश में इन्फ्लेशन पैदा कर रही है, और तीसरा वो क्या होता है, ये काला धन से क्या करेंगे? विलासी वस्तुओं खरीदेंगे, मर्सिडीज 6 खरीदेंगे, BMW खरीदेंगे, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, प्रॉपर्टीज की दाम बढ़ेगी, एक कमरे में एयर कंडीशनर होगा, बाथरूम में भी एयर कंडीशनर होगा। ये सारे विलासी वस्तुओं को खर्च होने के कारण क्या होता है कि रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट रेट जो है इस विलासी वस्तुओं की उत्पादन की इंडस्ट्री में बढ़ जाती है। तो इन्वेस्टर सोचता है कि मैं क्यों कपड़ा बनाऊं, मैं क्यों आम जनता की उत्पादन करूं, जहां मुझे 5% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, यहाँ 30% 35% मिल रही है, तो हमारी पूंजी वहां से हटकर इस विलासी वस्तुओं के प्रोडक्शन पर आ जाती है। 70% हमारी आज इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विलासी वस्तुओं के उत्पादन में जा रही है। 5 स्टार होटल्स इसीलिए इतने बिजनेस कर रहे हैं, सब काला धन का चमत्कार। तो काला धन ऐसी करती है, और आप जब भेजते हो तो हवाला के जरिए भेजते हो, हवाले वाले सब पाकिस्तान वाले हैं, और इसीलिए पाकिस्तान को पता है कौन सा मंत्री का कितना पैसा जमा है किस बैंक में, और इसीलिए ब्लैकमेल होते हैं। ऐसी जानकारी मिल जाएगी तो ब्लैकमेल होंगे। तो इसीलिए ये हर तरीके से, और अल्टीमेटली करप्शन के कारण जो क्वालिटी मिलती है वो भी गंदा है। रोड में आप टेंडर निकालते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार होती है। किसी को पहले से तय होता है कि तुम इतना पैसा दो, तुम्हें टेंडर दे दूंगा, और वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल डालती है, और एक बारिश में सड़क उड़ जाती है। मंत्री भी खुश क्योंकि अगले साल भी टेंडर निकाल सकते हैं नया सड़क बनाने के लिए। तो ये हमारे देश में आज जो सब स्टैंडर्ड गुड्स आ रहे हैं, ये सारा काम इसके लिए पुलिस की भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं, फिर वो काम नहीं करते। बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा है वही पे काम होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसको रोक लगानी पड़ेगी, और इसलिए उपाय ढूंढने की आवश्यकता है। तो उपाय या समाधान 2 प्रकार है, एक है अल्पकालीन का और दूसरा है दीर्घकालीन का। अल्पकालीन में नए तरीके से करने से भ्रष्टाचार चली जाती है। अब एक ज़माने में था कि स्टेशन मास्टर को, टिकट कलेक्टर को, वो रिजर्वेशन क्लार्क को, सबको पैसा देना होता, नहीं तो आपकी रिजर्वेशन नहीं होती थी। फिर कंप्यूटर्स आए, और कंप्यूटर्स के लिए हमें वास्तव में आज राजीव गांधी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसकी हंसी मजाक हुई, परंतु फिर उसने फिर भी जिद करके बुलाए। उसकी बीवी उनको भूल सकती है, और जिन लोगों ने मारा है उनको छोड़ने के लिए भी बोल सकती है, परंतु मैं तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इन्होंने ये जो सेवा की है कि जो कंप्यूटराइजेशन लाए, इस कारण से आज रिजर्वेशन टिकट्स में है ही नहीं कि बराबर, थोड़ा कुछ होता है बराबर नहीं कि बराबर। या आप ई गवर्नेंस में फॉर्म्स के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आप प्रिंट आउट घर में ही कर लीजिए, उसमें भी हो सकता है। FIR फाइल करने के लिए कंप्यूटर से हो सकता है, और ये मार्च 15 तक सब हो जाएगा, तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी, आप कंप्यूटर से कर सकते हैं। नहीं तो आज पुलिस वालों को पैसा दिए बिना वो FIR नहीं रजिस्टर करेगा। तो ऐसे एक शॉर्ट रन में बना सकते हैं और कर सकते हैं। या जैसे अन्ना हजारी कहते हैं कि नए कानून लाओ। मैंने अपने साथियों को कहा कि देखो, रामदेव तो पब्लिक को जुटा रहे हैं, उनकी पद यात्रा में लोग बड़ी भीड़ में आ रहे हैं। रामलीला में भी देखा कितने लोग
आम जनता आती है, उसकी हम सराहना करते हैं। और अन्ना हजारे ने एक जन लोकपाल बिल लाए, कहते कि इस नया कानून आ जाएगा तो सब हो जाएगा। और उस कानून में मैंने पढ़ा है, एक ही बात उसमें पसंद है, बाकी सब मैं उसको मामूली समझता हूँ। वो है कि एक लोकपाल को अधिकार दी जाए कि वो सैंक्शन किसी से नहीं मांगे, वो सीधा सीबीआई को बोल सकता है कि देखो आई है अर्जी, इस पर जांच करके मुझे रिपोर्ट दो। हांगकांग में यही हुआ, उसका नाम था इंडिपेंडेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उस कारण से हांगकांग जो सबसे भ्रष्ट देश माना जाता था 10 में, सबसे एशिया में सबसे शुद्ध देश आज माना जा रहा है। अमेरिका में भी है इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर। जब क्लिंटन का वो महिला के साथ प्रॉब्लम हो गया था, मोनिका लेविन्स्की, तो एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट ने नियमित किया और उसने इतनी जांच की, उसकी इतनी बेइज्जती की। तो इंडिपेंडेंट, हमारे वाटरगेट में भी एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर था जिसने सारा टेप्स निकाला था। तो ऐसा वो आ जाए तो अच्छा है, परंतु हम लोगों ने कहा कि कितना देर हम इंतजार करेंगे, ये तो धोखा देने वाले हैं, ये कांग्रेस वाले कभी मानेंगे अन्ना हजारे की बात को? वो तो उनको ऐसे ही टालते रहे और उसके अंदर भी फूट पैदा कर दी उन्होंने। तो हमने कहा कि जो आज की कानून है उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं, और मैंने 2G में कर दिखाया कि आज के कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी पावर है कि हम जा करके आज भी लोगों को सजा दिला सकते हैं। और इन सब को सजा दिलाने के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सोने वाला नहीं हूं जब तक ये सब अंदर जाएंगे। अभी जब मद्रासी गए तो अगला बारी तो एक पंजाबी का है, मुरादाबाद से है, उसका नाम है रॉबर्ट गुड्रा। अभी तक तो वो दामाद है, पता नहीं अगला महीना दामाद रहेगा कि नहीं, क्योंकि मामला गड़बड़ है वहाँ। वो प्राइवेट मामला में नहीं पता, परंतु कुछ मामला पकड़ा है वहाँ। सोनिया गांधी के बारे केस के लिए भी मुझे चिंता होती है, क्योंकि जो बीमारी उसकी है पता नहीं कितना दिन रहेगी। डॉक्टर तो उसको 7 महीने देते हैं, तो भगवान तय करेगा कितना दिन कौन रहेगा। लेकिन डॉक्टर के जो इन्होंने उनकी इलाज की, उसको भी कितना रहस्य किया, क्या इसमें रहस्य होने की बात। परसों तक कह रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक हो गई, अब उत्तराखंड से शुरू करने वाली है बड़ी अभियान। और कल क्या बोला जनरल सेक्रेटरी, वायरल हो गए। वायरल है तो आइनसिन लेकर या कोई सैलिडॉन लेकर जाकर शक्ल तो दिखाना चाहिए था। वायरल नहीं हुई, उल्टा दोबारा अमेरिका जाना पड़ रहा है। ये इसमें रहस्य क्यों रखना है? उससे ही आपको पता लगता है कि कुछ बुरा हो रहा है। एनीवे, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये हमारे देश की बनाने वाली बात है या बिगाड़ने वाली बात है। ये 2G में सारे अपराधियों को पकड़कर जो पैसा लिया है उस सबको जब्त करना, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके और सारे तिजोरी में डालकर तभी हम। अब ये जो विदेश में 70 लाख करोड़ रुपए जमा हुए, कैसे लाएंगे? सरकार तो तैयार नहीं है। जर्मन सरकार ने देखा कि हमारे सारे ऑफिसर्स, लिechtenstein जो बगल के देश है उसमें एक सीक्रेट बैंकिंग है, उसमें वो पैसा जमा कर रहे हैं। तो उन्होंने लिechtenstein को बोला कि हमें दो डिटेल्स। लिechtenstein नहीं, ये तो हमारा बिजनेस है, हम कैसे करेंगे? तो फिर जर्मन गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ठीक है। जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर था उस बैंक का, उसको रिश्वत दे करके सारा CD में उनका सारा जानकारी ले लिया। फिर उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट ने बांटा, क्योंकि उन्होंने देखा अनेक देशों का और 24 देशों का लोगों का पैसा जमा है। तो उन्होंने छांटा और ये 24 देशों को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आपके देश के नागरिक इसमें इलीगल बैंक अकाउंट रखें और इसलिए ये जानकारी हमको भेज रहे हैं, CD के साथ भेज दी। 23 देशों ने वापस चिट्ठी लिखी, हाँ हमें नाम दीजिए। एक देश ने नहीं किया।
तो शर्म आ गई। वो था हिंदुस्तान, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिस्ट लेकर आओ। अब लिस्ट लेकर आए और तो कहते हैं अभी दिखा नहीं सकते, हमारी कोई संधि का मामला है। ये कौन सी संधि का मामला है? ये जर्मनी ने तो रिश्वत दे करके लिया है और कहा खुलो आम कि आपको भी हम देने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार से अब फ्रांस ने 783 नाम दिए हैं हांगकांग शंघाई बैंक में जमा करके। उसका भी नाम कहते हैं नहीं, जब केस रजिस्टर होगा तब नाम पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सबका नाम है। केस रजिस्टर होने तक नई सरकार आ जाएगी और वो इनके साथ सांठगांठ में नहीं है तो निश्चित तौर पर सारे 783 पहले दिन ही बता देंगे। लेकिन हमने ये सब बैठ करके तय किया कि एक रास्ता और है, वो है कि हम जाएंगे सीबीआई के पास और कहेंगे कि एक एफआईआर रजिस्टर करो कि हिंदुस्तान का पैसा इलीगली विदेशों में है और इसीलिए ये एफआईआर, क्योंकि एफआईआर तो ऑफेंस माने अपराध पर रजिस्टर होती है, नाम का जरूरी नहीं होता है। अपराध है कि आप बैंक विदेशों में हमारे हिंदुस्तानियों को पैसा है और वो अपराध सिद्ध हो गई क्योंकि जर्मनी ने प्रूव कर दिया है, भारत सरकार ने प्रूव कर दिया है कि अब वो केस डालने वाले हैं फ्रांस का। तो इसीलिए आप एफआईआर रजिस्टर करिए कि इस अपराध के लिए, और ये कहिए अगेंस्ट अननोन पर्सन्स, ये कर सकते हैं पुलिस। और रजिस्टर होने के बाद फिर मैं कोर्ट में जाऊंगे, हम जाएंगे और एक लेटर रॉगेटरी लेंगे, जो सहायता मांगने की लेटर होती है, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को देती है, उसको लेकर स्विट्जरलैंड जाएंगे। और स्विट्जरलैंड में मेरे विद्यार्थी लोग आजकल बड़े अच्छी जगहों में हैं और उनसे संपर्क करके हम ये सारा लेकर आएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि स्विट्जरलैंड ने अमेरिका के दबाव में एक नया कानून पास किया, पॉलिटिकली अफेक्टेड है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स। यदि आप कोई पॉलिटिशियन के नाजायज बैंक अकाउंट है दिखा देंगे तो वो फ्रीज करने के लिए तैयार है, जैसे उन्होंने मुबारक का फ्रीज किया, जैसे उन्होंने गद्दाफी का फ्रीज किया, ऐसे ही वो सोनिया गांधी का भी फ्रीज कर सकते हैं। तो ये काम हम करने वाले हैं, तो ऐसा हम कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश में लोग निराश ना हो, क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। मैं इमरजेंसी में लड़ रहा था तो कहते थे ये तो कब कैसे जाएगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसे ही चल रहा है। लेकिन और मुझे ये पूछते थे ये इमरजेंसी जाएगा कैसा, मुझे नहीं पता था कैसे जाने वाला है। लेकिन एक दिन इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दी, वो खुद हार गई उस इलेक्शन में। ये मुझे कैसे पता था? मैं पता होता और बोलता तो लोग कहते ये पागल है, कहता कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी खुद हटा देगी और खुद हार जाएगी, ये कैसे होगा? तो घटनाएं होते हैं, वो भगवान करता है। हमें तो निराश नहीं होते हुए अपनी जो कर्तव्य है उसको पूरा करना है। इसीलिए सबको शपथ लेना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे और शुरू में जो ऊपर का भ्रष्टाचार उसका ही विरोध करना है। ये छोटा भ्रष्टाचार सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि गंगोत्री वहां बैठी है और गंगोत्री के कारण जब वहां शुद्ध होगा तो नीचे नीचे। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये हमारे देश में ऐसा हुआ कैसा? जो सबसे ईमानदार देश था वो इतना भ्रष्ट कैसे हो गया कि दुनिया भर में कहते हैं हिंदुस्तानियों को कभी भी खरीद सकते हैं, या टेररिस्ट भी ऐसे कहते हैं, कसाब भी ऐसे ही कहता है, अरे हिंदुस्तानी को तो हम खरीद सकते हैं। ये हुआ क्योंकि हम लोग पैसे के लालच में आ गए। ये हमारी संस्कार नहीं है। जब दो महर्षि बैठकर के फैसला की कि समाज की रचना कैसे होनी चाहिए, एक का नाम भृगु और दूसरे का नाम ऋषि भारद्वाज, इन दोनों ने ये कहा कि समाज में स्थिरता लाने के लिए जो सत्ता के अनेक अंग हैं उनको अलग कर देना चाहिए, विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। और भृगु ने कहा कि सत्ता के 4 अंग हैं, एक है विद्या ज्ञान, दूसरा है शस्त्र, तीसरा है
धन और चौथा है जमीन। तो ये चार जो हैं ये किसी एक से ज्यादा किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। जिसके पास ज्ञान है, विद्या है, उसके पास शस्त्र नहीं होगा, उसके पास धन नहीं होगा, उसके पास जमीन नहीं होगा। जिसके पास शस्त्र है वो नीति नहीं तय कर सकता है, न्याय के दंड नहीं दे सकता है,